जितने भी स्टूडेंट्स रेप्स का नाम सुनते हैं वो ये सोचते हैं कि रेप्स भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या रेप्स का एक्चुअल पर्पस क्या है। रेप्स इंडिया एक रजिस्ट्री है। हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर नहीं हैं। हमारे इकोसिस्टम में ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं जो हमसे एसोसिएटेड होते हैं। पास एक स्टूडेंट की इंक्वायरी आई कि ठीक है मुझे सिर्फ सीपीटी करना है, उस सीपीटी के बेस पे हम कहीं पे भी जॉब कर लेते हैं। अगर हम फिटनेस सेक्टर की बात करते हैं तो पहले टाइम में आप देखिए कि बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशंस का बहुत स्कोप, बहुत जोर रहा इंडिया के अंदर में। तो जिसकी बॉडी बढ़िया है, इसका मतलब अगर उसने अपनी अच्छी बॉडी बनाई है तो वो दूसरे की भी बना सकता है। जहाँ पर अगर आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन नहीं करी है। अगर हम अर्बन सिटीज की बात करें तो वहाँ पे वो बहुत जागरूक है, क्लाइंट भी और एम्प्लॉयर भी, जहाँ पे वो ये बोलता है कि आप सर्टिफिकेशन करके आइए। लेकिन सर्टिफिकेशंस तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वैसे ही वो सर्टिफिकेशन भी कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड रहे। आपका रिकग्निशन या एक्रेडिटेशन ग्लोबल नॉर्म से भी हो। तो मतलब आपकी एजुकेशन की अलाइनमेंट तो एक बात है, लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस भी एक प्रोसेस होती है कि आपकी ट्रेनिंग एकेडमी का क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, टीचर के क्या हैं, ट्यूटर के क्या हैं, पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, उनके ऊपर में क्या कोई जना है जो ये कंटिन्यूअसली एक रिव्यू करता है कि वो टीचर जो है वो कैसा पढ़ा रहा है। कल को अगर मान लीजिए कोई जना सेटिस्फाई नहीं होता आपकी एजुकेशन, तो ग्रीवियंस हैं, तो उसके एस्केलेशन मॉडल क्या रहता है। ये सारी चीजों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, एजुकेशन इज वन पार्ट, अनदर पार्ट इज कि आपकी प्रोसेसेस, आपका सिस्टम, वो सारा भी आपके इंडियन फ्रेमवर्क और ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन रहना चाहिए, क्वालिटी अश्योर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्रा राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट इतना स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रेप्स इंडिया क्या है, रेप्स इंडिया रजिस्ट्रेशन का क्या बेनिफिट है, क्या रेप्स सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन है या इसके पीछे कुछ बड़ा मकसद है, और रेप्स इंडिया शुरू कैसे हुआ। और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस फिटनेस इंडस्ट्री की एक बहुत जानी मानी हस्ती। मैं स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में सीईओ मैम मिस रितु मग्गू का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू रुद्र, मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स रेप्स का नाम सुनते हैं वो ये सोचते हैं कि रेप्स भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या रेप्स का एक्चुअल पर्पस क्या है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम उन स्टूडेंट्स को या उन इंक्वायरीज को क्या जवाब दें, कैसे बताएं कि रेप्स एक्चुअली है क्या? रुद्र, अगर मैं रेप्स को फुल फॉर्म में बताऊं तो रेप्स होता है रजिस्टर फॉर एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो एक रजिस्ट्री कैसे होती है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। आप देखिए, डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं कॉलेज से, तो एमबीबीएस उनकी क्वालिफिकेशन है जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहती है। लेकिन साथ ही साथ उनको जो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वहाँ पे रजिस्टर करना होता है, तो वो रजिस्टर्ड होते हैं डॉक्टर्स। तो आप समझिए, एमबीबीएस उनकी क्वालिफिकेशन थी, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन करना जो होता है वो एक मैंडेट होता है। बट ये जो हम बात कर रहे हैं वो एक रेगुलेटरी बात कर रहे हैं कि वो एक मैंडेटरी चीज है। जब हम रेप्स की बात करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये वॉलंटरी और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। जैसे कि हमारा जो मदर बोर्ड है रेप्स का, वो आईसी रेप्स है, जिसको हम इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्स फॉर एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स कहते हैं। ठीक है, तो उस बोर्ड ने क्या किया, वो अलग अलग कंट्रीज से जैसे उनके पास में अप्रोच किया गया, तो हर कंट्री से एक रजिस्ट्री, मेंबरशिप रजिस्ट्री ने अगर उन्हें अप्रोच किया तो वो पूरी ड्यू डिलिजेंस करते हैं उस आईसी रजिस्ट्री के, रेप्स ने। जो आईसी रेप्स होती है, जो मदर बॉडी होती है। और फिर वो आपसे ये पूछती है कि क्या आपको वहाँ की इंडस्ट्री का सपोर्ट है, वहाँ पे आपको कुछ काउंसिल्स हैं या रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका सपोर्ट है। तो इस तरह से करके हर कंट्री में अगर रजिस्टर बनता है तो उसको एक बोर्ड के थ्रू ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से गुजरना होता है। तो रेप्स इंडिया भी आईसी रेप्स का एक पार्ट है। ठीक है, रेप्स इंडिया एक वॉलंटरी बॉडी है, एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, हम लोगों का अब कैसे, जब हमने लॉन्च किया इसको 2018 में लॉन्च किया, तो उस समय में हमको इंडस्ट्री सपोर्ट की ज़रूरत थी। अब उस समय में देखिए कि जब इसका लॉन्च हुआ
सितंबर 2018 में फिक्की में हुआ, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ इसका लॉन्च किया गया जो था। और उसमें ये रहा कि जब हम तो इस सेक्टर रजिस्ट्री स्किल काउंसिल के थ्रू लॉन्च हुआ एब्सोल्युटली, वेबसाइट। तो उनका बिल्कुल सपोर्ट रहा। सीईओ मिस्टर तहसीन जाहिद हैं, उनके साथ हमारा कॉन्वर्सेशन चला और फिर हमने भी उन्हें बताया। फिर सेक्टर स्किल काउंसिल की अपनी क्वालिफिकेशन पैक्स हैं जो कि हमारे इंडिया के नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ अलाइंड हैं, उसके अंडर आती हैं। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि जब रेप्स इंडिया एक रजिस्ट्री में आ रहा है और वहाँ पे जब हम मेंबर्स लेते हैं, तो वो मेंबर्स जो हैं और जो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो, वो एक तो आपके खुद इंडिया के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ में अलाइन होनी चाहिए, जिसको कि हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल के जो क्वालिफिकेशन पैक्स हैं, जैसे कि लेवल 4 का फिटनेस इंस्ट्रक्टर है, लेवल 5 का पर्सनल ट्रेनर है। तो इस हिसाब से एक मेंबर ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की जो यहाँ से अलाइंड है, और क्योंकि हम एक इंटरनेशनल ग्लोबल बॉडी का पार्ट हैं, तो उनकी एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के से भी अलाइन होना जरूरी था, जो कि हमारी आईसी रेप्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। सो रेप्स इंडिया एक रजिस्ट्री है, हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर नहीं हैं, हमारे इकोसिस्टम में ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं जो हमसे एसोसिएटेड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रेप्स रजिस्टर होना है तो आपको सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ जुड़ना पड़ेगा एंड देन आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनना पड़ेगा रेप्स इंडिया का, या यूं कह लो कि जब तक आप ट्रेनिंग प्रोवाइडर नहीं हो रेप्स इंडिया के, कोई भी कैंडिडेट आपसे पढ़कर रेप्स इंडिया रजिस्टर नहीं हो सकता। तो मैम इसी पे मेरा एक सवाल था कि रेप्स इंडिया रजिस्ट्रेशन, अब बहुत स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं ठीक है हम जानते हैं रेप्स इंडिया एक रजिस्ट्री बॉडी है, आपके थ्रू रजिस्टर हो रहे हैं, बट रेप्स इंडिया से रजिस्टर होने का उन्हें बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, जब आपने बोला कि आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं और कोई आपके पास एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करने आता है, तो मैं थोड़ा बैक में जाती हूँ। अ, हम एक चीज कहते हैं जिसको कि हम कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, और फिर फॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर से जब कोई कैंडिडेट आता है, जब जब भी हम स्किल्स की बात करते हैं, जैसे कि एक फिटनेस प्रोफेशनल बनना भी एक स्किल है, करेक्ट, ये एक वोकेशनल स्किल्स के अंडर आता है। ऐसी कोई और आप सेक्टर देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक बहुत जो कॉमन है वो हेयर स्टाइलिस्ट मान लीजिए। हम कहते हैं कि अ, खानदान के अंदर में अगर आपके फादर हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो आपने भी वहीं से सीख ली वो स्किल और आप भी वही बन गए। तो आप वो आपका एक चलता चला आ रहा है प्रोफेशन। लेकिन इस प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे तो कहीं सर्टिफिकेशन नहीं आ रही, मतलब आप सीख रहे हैं और चल रहे हैं उस पे, तो वो हम इनफॉर्मल कहते हैं। अब इसी तरह से अगर आप फिटनेस सेक्टर की बात करें, जिसको हम दूसरी भाषा में अनस्किल्ड भी बोलते हैं। अनस्किल्ड भी, आप देखिए, मैं उसको बिल्कुल अनस्किल्ड नहीं बोलूंगी, बिकॉज उसने प्रैक्टिस करते करते वो स्किल हासिल कर ली है, पर एक सर्टिफिकेशन नहीं है। उसने वो स्किल हासिल करी, लेकिन क्या वो स्किल किसी के अगेंस्ट मैप थी? आप समझ रहे हैं, मैंने बाल काटना सीख लिया और बाल काटने में जो सेफ्टी के मेजर्स हैं, अच्छा मुझे ये भी नॉर्मल पता है कि कैंची को ठीक से रखना है, नहीं रखना है, लेकिन जब आप उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में ले आते हैं, तो आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है कि आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, कोम जो है वो एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे यूज नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो स्किल तो उसने, बाल काटना तो उसने सीख लिया, लेकिन उससे जुड़ी बहुत और चीजें हो सकती हैं जो उसे सीखनी हो। तो इसी तरह से अगर हम फिटनेस सेक्टर की बात करते हैं, तो पहले टाइम में आप देखिए कि बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशंस का बहुत स्कोप, बहुत जोर रहा इंडिया के अंदर में। तो जिसकी बॉडी बढ़िया है, इसका मतलब उस अगर उसने अपनी अच्छी बॉडी बनाई है, तो वो दूसरे की भी बना सकता है, राइट? तो लेकिन ये अभी भी चलता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, कि जहां पर अगर आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन नहीं करी है, करेक्ट? तो हमने कहाँ मूव करा, हम एक इनफॉर्मल सेक्टर से, मतलब जहां हमने एक स्किल सीखा, वहां से हम सर्टिफिकेशन पर आए। तो आज मार्केट जो है, या जो आज का एम्प्लॉयर है, वो बहुत स्पेशली अगर हम अर्बन सिटीज की बात करें, तो वहाँ पे वो बहुत जागरूक है, क्लाइंट भी और एम्प्लॉयर भी, जहाँ पे वो ये बोलता है कि आप सर्टिफिकेशन करके आइए। लेकिन सर्टिफिकेशंस तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वैसे ही वो सर्टिफिकेशन भी कुछ स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड रहे। तो जैसे कि अभी मैंने पहले आपको कहा और आपने भी कहा कि उसके लिए एज अ रजिस्ट्री हमने ये
बहुत ये हमने मैंडेट किया कि आपकी जो सर्टिफिकेशन है, अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं, तो आपकी वो सर्टिफिकेशन अपने इंडिया के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से भी अलाइन होनी चाहिए, व्हिच मीन्स कि ऑफ कोर्स आप एक स्पोर्ट्स सेक्टर काउंसिल के इकोसिस्टम के भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनते हैं, बट सिमिलरली क्योंकि हम एक रजिस्ट्री हैं जो एक ग्लोबल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, और हम बाद में बात करेंगे कि कैसे और कंट्रीज के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये जरूरी हो जाता है कि आपका रिकग्निशन या एक्रेडिटेशन ग्लोबल नॉर्म से भी हो। तो मतलब आपकी एजुकेशन की अलाइनमेंट तो एक बात है, लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस भी एक प्रोसेस होती है कि आपकी ट्रेनिंग एकेडमी का क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, टीचर के क्या हैं, ट्यूटर के क्या हैं, पढ़ाने के तरीके कैसे हैं, उनके ऊपर में क्या कोई जना है जो ये कंटिन्यूअसली एक रिव्यू करता है कि वो ट्रेनर, वो टीचर जो है वो कैसा पढ़ा रहा है, क्या वो स्टूडेंट्स की चीज़ों को सुनता भी है कि नहीं सुनता है, असेसमेंट, इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस, पॉलिसीज, एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट, कि आप कल को अगर मान लीजिए कोई जना सेटिस्फाई नहीं होता आपकी एजुकेशन, तो ग्रीवियंस हैं, तो उसके एस्केलेशन मॉडल क्या रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर, एजुकेशन इज वन पार्ट, अनदर पार्ट इज कि आपकी प्रोसेसेस, आपका सिस्टम, वो सारा भी आपके इंडियन फ्रेमवर्क और ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन रहना चाहिए, क्वालिटी अश्योर होना चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं एक क्लोज बॉक्स एस्पेक्ट से समझूं या हमारी ऑडियंस को मैं समझाऊं कि जिस तरह जिम बनाते समय आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कहाँ मुझे फायर सेफ्टी चाहिए, कहाँ मुझे वॉशरूम्स चाहिए, फीमेल मेल अलग होना चाहिए, और डंबल्स के लिए हमें फ्लोर की फ्लोरिंग करवानी है फ्लोर को बचाने के लिए। तो इसी तरीके से अब ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का भी एक पूरा मैपिंग है कि किस तरह उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो इसी पे मैम मेरा एक अगला क्वेश्चन था जो कि जनरली बच्चे तो नहीं बट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स पूछते हैं। फॉर एग्जांपल हम हैं, हमारी तरह और भी एकेडमीज हैं जो जानना चाहती हैं कि रेप्स इंडिया का एक्चुअली प्रोसेस क्या है एक्रेडिटेशन का, और ट्रेनिंग प्रोवाइडर के ऊपर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए कौन है, कैसे प्रोसेस अप्लाई होता है, किस तरह रेप्स के हम पार्टनर बनते हैं, और किस तरह हमारी क्वालिटी मॉनिटर की जाती है, अश्योरेंस क्या है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारी ऐसी एकेडमीज हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि रेप्स इंडिया तक हम पहुंचे कैसे, उनके पार्टनर्स कैसे बने। क्योंकि हमारा मेन एम ही यही है कि हम जितने ज़्यादा क्वालिटी अश्योर्ड प्रोवाइडर्स रखें, उतने ही हम एलीट पर्सनल ट्रेनर्स निकालेंगे, उतना ज़्यादा हमारा इंडस्ट्री का क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए कि अगर किसी को ट्रेनिंग पार्टनर बनना है रेप्स का, तो हाउ दे आर गोइंग टू take the steps, and what is the process, and who's gonna monitor all the quality? वेरी गुड क्वेश्चन रुद्र। सबसे पहले तो अगर कोई रेप्स इंडिया की बात करे और कोई बताता भी है तो हम बहुत इजीली रीचेबल हैं। अ, अगर कोई रेप्स इंडिया की वेबसाइट पे जाएगा तो वहाँ पे उनको बॉटम में हमारा फ़ोन नंबर मिलेगा, और हमारी info@repsindia.org आईडी है जहाँ पे वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। जब वो हमारे पास रीच आउट करते हैं तो हम उन्हें प्रोसेस समझाते हैं, बट बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बताती हूँ कि जब ट्रेनिंग प्रोवाइडर हमें रीच आउट करता है तो हम बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि क्या वो एक फिटनेस इंडस्ट्री का पार्ट रहा है, और वोकेशनल एजुकेशन का भी क्या पार्ट रहा है, या फिर वो एक जिम भी चला रहा है, मतलब उसका फिटनेस से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है कि नहीं है, ये बहुत इंडस्ट्री जरूरी का हो है जाता या है। नहीं है? बिल्कुल इंडस्ट्री का है, क्योंकि वो इंडस्ट्री का होगा तो उसे मालूम रहेंगी चीजें। अगर वो वोकेशनल एजुकेशन, मान लीजिए वो किसी और वोकेशनल एजुकेशन में भी अ, काम कर रहा है, किसी और स्किल स्पेस, भले ही वो प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिक वाला आपका सेक्टर हो, या आपका ब्यूटी का सेक्टर हो, तो उसको एक फ्रेमवर्क पता है वोकेशनल का। तो अगर वो भी आना चाहते हैं तो दे आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम तो टू मतलब कम किसी एंड भी अंडरस्टैंड। इंडस्ट्री का इंसान आके कैन स्टार्ट इन द फिटनेस इंडस्ट्री दे जिन कैन, इफ एज आई टोल्ड यू कि एक फिटनेस और वोकेशनल के बैकग्राउंड के साथ वो जब हमें अप्रोच करते हैं तो देयर इज वेयर दे गेट सपोर्ट फ्रॉम अस। अब अगर वो हमारे पास आ जाएंगे कि अभी तो मैं अकेडमी खोल रहा हूँ, तो दे कैन नॉट कम एंड गेट अक्रेडिटेड जब 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 तक उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रेजेंट नहीं है।
अगर आप उनको अक्रेडिटेशन कराएंगे भी, तो जब तक आपके पास में टीचर नहीं है, आपके पास में एक पढ़ाने की जगह नहीं है, आपका कोई प्रैक्टिकल लैब के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो आप जब एक बॉडी के पास जाएंगे तो उसे क्या शो करेंगे? कुछ तो शो करेंगे। तो आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी होना चाहिए। तो उसमें क्या रहता है कि जब आप एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आते हैं, तो फॉर रेप्स इंडिया हम ना तो क्वालिटी अश्योरेंस बॉडी हैं और ना ही ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम एक मेंबरशिप रजिस्ट्री हैं, बट यस, वी हैव एन इकोसिस्टम ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एंड एवरीबडी अराउंड अस। तो ये जो प्रोसेस रहती है, क्योंकि ये हमारे केस के अंदर में जब हम बोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, या आईसी रेप्स जब हमको एक फुल मेंबर का स्टेटस देता है अपने अंडर में, तो वहाँ पर जब वो हमारी एप्लीकेशन लगती है, तो हमें वहाँ पर उनको ये सब सबमिट करना पड़ता है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर की अक्रेडिटेशन कैसे की जाएगी, नॉर्म्स के, कि क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। जैसे आपने सिंपल सिंपल पॉलिसीज, प्रोसेसेस, सेफ्टी एंड हाइजीन के रिलेटेड चीज़ें जो रहेगा आपका, आपकी सारी पॉलिसीज रहेंगी, तो उनको हमने ये प्रोसेस सबमिट की हुई है कि जब हम, एजुकेशन तो एक बात थी जहाँ पे उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड से हमें एजुकेशन अलाइन करनी थी, बट और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सिर्फ एक एजुकेशन की अलाइनमेंट इज नॉट एवरीथिंग। द क्वालिटी ऑफ executing or delivering education is also very very important। तो वो कौन कर रहा है? वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंपॉर्टेंट है, वो कैसे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उसकी टीम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसका इंफ्रा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो फिर जब हमारे पास अप्रोच करते हैं और हम देखते हैं कि एक बेसिक क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो हम एक थर्ड पार्टी अक्रेडिटिंग बॉडी है, पीडी अप्रूवल बॉडी, उसके साथ हम ट्रेनिंग प्रोवाइडर को कनेक्ट कराते हैं, और वहां से उसका अक्रेडिटेशन प्रोसेस का जर्नी स्टार्ट होता है, जहाँ पे उनको सब पूरी सपोर्ट दी जाती है। पीडी की टीम जो है उनके साथ जूम कॉल पर आती है, वो पहले एक्रेडिटेशन पैक लेते हैं, उसके अंदर की जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर उनकी जब क्वेरी होती है तो वो एक बार दो बार उनके साथ मीटिंग पे जाते हैं, उनसे चीज़ें समझते हैं, उन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपना सारा मटेरियल तैयार करते हैं। उसमें चाहे वो उनका लर्नर मटेरियल हो, कि किताब, किस किताब से आप पढ़ाएंगे, क्या कंटेंट रहेगा, क्या लेसन प्लान रहेगा, असेसमेंट कैसे करेंगे आप, फॉर एग्जांपल आपका ट्यूटर कौन होगा, और अगर ट्यूटर है तो क्या उसको ट्यूटरिंग स्किल आता है, मतलब पढ़ाना आता है कि नहीं। और वो भी डोमेन ट्रेनिंग्स में पढ़ाना आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि डोमेन तो मान लीजिए कि मैं 12 साल से एक ट्रेनर हूँ, बहुत बढ़िया ट्रेनर हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं एक अच्छी ट्यूटर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात को नहीं रख पाती बिल्कुल हूँ। ठीक बात है मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ट्रेनर्स हैं वो एक फिटनेस लेक्चरर हो सकते हैं, या कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो एक फिटनेस लेक्चरर हो सकते हैं। तो हर एक चीज, चाहे वो किसी क्लाइंट को ट्रेनिंग करने को हो, फिजियोथेरेपी हो या पढ़ाना हो, तीनों एक डिफरेंट स्ट्रीम है। जरूरी नहीं है एक टीचर एक अच्छा ट्रेनर बन पाए, और जरूरी नहीं है एक ट्रेनर एक अच्छा टीचर बन पाए। उसके लिए डिलीवरी ऑफ लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैम, इसमें आपने एक नाम लिया पीडी अप्रूवल, तो हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए कि पीडी अप्रूवल क्या है, बेसिकली कहाँ से है, एंड किस तरीके से क्वालिटी मॉनिटर करते हैं। सो पीडी अप्रूवल इज अ क्वालिटी अश्योरेंस बॉडी, और वो यूके से बेस्ड आउट है। तो हमारे ग्लोबल उसमें इट्स एन आईसीरेप्स रेफरेंस बॉडी, जो कि क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस कंडक्ट करती है, तो आईसी रेप्स के थ्रू कि एक वो रेफरेंस कर बॉडी के ठीक थ्रू है। जो है वो अक्रेडिटेशन की जाती है, जहाँ पे बिल्कुल बकायदा वो वही नॉर्म्स के थ्रू प्रोसेस करती है जो नॉर्म्स हमने आईसी रेप्स को सबमिट किए हुए हैं एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के अप्रूवल के लिए, उसमें रहता है। तो उसमें जैसे कि मैंने कहा कि आप जब एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें एक एक पॉइंट आपको देना पड़ता है कि आपका थ्योरी क्लासरूम, थ्योरी सेटअप कैसा है, उसके अंदर जो जो चीज़ पढ़ाने के लिए चाहिए क्या वो आपके पास है। अगर आप एक टीचर की बात कर रहे हैं तो एक टीचर के नोट्स और एक स्टूडेंट के पढ़ने की चीजें अलग होती हैं। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो क्या उसके पास वो नोट्स हैं, तो ट्यूटर के पास कोई मटेरियल है पढ़ाने के लिए। फिर क्या कोई जना एक इंटरनल, मतलब आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई क्वालिटी अश्योरेंस का पर्सन है जो कभी कभी ये रिव्यू करता है कि अगर मैं टीचर हूँ तो क्या मैं जिस तरह से मुझे पढ़ाना चाहिए क्या मैं पढ़ा पा रही हूँ। तो वो एक इंटरनल क्वालिटी अश्योरर भी एक अपॉइंट करना जरूरी होता है, जिसको अपने पूरे रिव्यूज जो होते हैं वो लिखने पड़ते हैं और पीडी अप्रूवल को सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस तरह से जब वो इनिशियल एप्लीकेशन भरी जाती है और वो सबमिट की जाती है, तो पीडी अप्रूवल उसकी पूरी इवैल्यूएशन करता है। वो आपसे, आप
आपके आपसे सारी चेकलिस्ट भरवाता है, आपके ट्यूटर्स और असेसर्स को एक पूरे प्रोग्राम से प्लेटफॉर्म स्किल्स दिए जाते हैं उनके थ्रू में। फिर वो आपकी रिमोट में जाके भी आपकी पूरी मॉनिटरिंग करता है कि जो ट्यूटर है उसने पढ़ाया कैसे, जो असेसर है उसने असेसमेंट कैसे करी। एक आईक्यूए का वो ये देखता है कि असेसर ने जब असेसमेंट करी तो क्या उसका असेसमेंट डिसीजन जो था वो सही था या वो गलत था, या वो बायस्ड तो नहीं था। और ये भी देखा जाता है, एक इंटरनल क्वालिटी अश्योरर ये भी देखता है कि क्या एक असेसर ने एक्चुअली नॉट बीइंग बायस्ड, बट क्या वो एक स्टूडेंट को कंफर्टेबल करता है ड्यूरिंग, तो दैट इज नॉट बीइंग कि वो उसको कुछ बता रहा, बट वो उसको कंफर्ट जोन में लेकर आता है कि उसका एग्जाम है और वो कंफर्टेबल है। तो ये इंटरनल प्रोसेसेस तो इंटरनल हो गई, लेकिन पीडी अप्रूवल के पास फिर एक ईक्यूए होता है जिसे हम एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरर कहते हैं। वो एक्सटर्नल क्वालिटी अश्योरर फिर इन सारी प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है। ओके, तो तो मतलब आप सबके ऊपर एक एक अथॉरिटी है। करेक्ट कि जो आपकी पूरे साल में आपका वो करता रहेगा, जिसमें वो किसी भी समय में किसी भी पॉइंट के ऊपर पे आपकी ऑडिट कर सकता है, आपकी किसी भी बैच से आपके स्टूडेंट का पोर्टफोलियो मंगा सकता है कि जिसमें आपके असेसमेंट डिसीजंस, उन्होंने जो आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के तौर पर कुछ वर्कशीट्स होती हैं जो आपको भरनी होती हैं, विच इज काइंड ऑफ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपकी सबमिटिव में ऐड नहीं होता, बट उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो उस पोर्टफोलियो में सब चीज़ें चेक करते हैं कि जब फॉर्मेटिव्स भी भरे होंगे तो क्या एक असेसर ने उसे चेक किया होगा, और अगर उन्हें लगा होगा कि कॉमन प्रॉब्लम दिख रही है तो ड्यूरिंग द स्टडी ओनली ट्यूटर को फीडबैक गया होगा कि भाई हमको ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में सब स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर पे थोड़ा वीक थे, तो क्या आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक को फिर से कवर करना है। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर रिमोटली आल्सो क्वालिटी अश्योर्ड बाय द पीडी अप्रूवल टीम। वेरी थॉरोली एक्सप्लेन मैम। आई होप हमारी ऑडियंस को पूरा समझ आया होगा प्रोसेस कि एक्चुअली में इट्स नॉट जस्ट कि आपने अप्लाई किया और हो गया। इट्स अ पूरा थॉरो प्रोसेस वेयर having partnership with Reps India, having accredited by PD itself is a benchmark. So अगर कोई अकेडमी या ट्रेनिंग प्रोवाइडर रेप्स का पार्टनर है, पीडी अक्रेडिटेड है, इसका मतलब है चीज़ें ऑथेंटिक हैं और ऑथेंटिकली मॉनिटर हो रही हैं। सो फिटनेस इंडस्ट्री में बड़ा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को रेगुलेट होना, मॉनिटर होना कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि ट्रेनिंग पार्टनर तक ही आकर अगर अगर चीज़ें खत्म हो जाती है तो वहाँ पर आई गेस स्टूडेंट के पास आगे एक सपोर्टिव पिलर नहीं है कोई जहाँ पे वो और भी कंप्लेंट कर सके। तो नाउ एटलीस्ट बीइंग अ पार्टनर एंड अक्रेडिटेड बाय पीडी, यहाँ मुझे एक चीज समझ में आती है कि स्टूडेंट्स के पास और भी options हैं to raise a complaint, to see to report the quality of the training provider, which makes the training provider also conscious to provide the quality. And ये बहुत अच्छा स्टेप और इनिशिएटिव है। इसी से मेरा एक अगला क्वेश्चन था जिस पे मैं आना चाहता हूँ। अब मैम, लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी है कि रेप्स है, बट कहाँ से, कैसे? ये जो कहाँ से और कैसे वाला सवाल है, ये बहुत आता है हमारे सामने कि शुरू कहाँ से हुए, कैसे आए, क्या जर्नी रही और शुरुआती दौर कैसा था रेप्स इंडिया का? तो ये कुछ एक बहुत सवाल हैं जो रेज़ होते हैं, तो इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ज़रूर रुद्र। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो रेप्स इंडिया के फाउंडर हैं मिस्टर अमजद खान, ठीक है? तो आई थिंक रेप्स इंडिया एक उनकी जर्नी का प्रोसेस रहा। वो कैसे अ, कि वो एक बहुत एस्पिरेशन के साथ वो इस सेक्टर में उन्होंने कदम रखा, और वो बिल्कुल हमारे इंडिया से ही पढ़े थे और इनिशियली, और फिर वो दुबई मूव हुए, ठीक है? तो जब वो दुबई मूव हुए और वो फिटनेस सेक्टर के अंदर में थे और वो वहाँ पर गए, तो दुबई के अंदर में वहाँ पर भी रेप्स यूए की रजिस्ट्री है। तो जब उनको वहाँ पे एक मतलब इंडिया से मूव करके बाहर की कंट्री में जब वो गए और जब उन्होंने देखा कि उन्होंने एजुकेशन या जो भी यहाँ से कर रखी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद में उस इंडस्ट्री के अंदर में एक तरह से 70 to 75% ऑफ द इंडस्ट्री सेल्फ रेगुलेटेड थी। सो आई एम नॉट टॉकिंग इट
मैंडेटरी रेगुलेशन, बट एक सेल्फ रेगुलेशन भी एक चीज़ होता है कि जो अच्छे जिम्स और बड़ी चेन्स थी उनके लिए ये ज़रूरी था कि आप रेप्स यूएई की मेंबर रहें। तो जैसे कि मैंने रेप्स इंडिया बोला, रेप्स यूएई भी रेप्स आईसी रेप्स का पार्ट है। तो रेप्स यूएई भी वही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है जो आईसी रेप्स फॉलो करता है। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने देखा कि वहाँ जाके उनको वापस से अपनी पढ़ाई को एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ रेप्स यूएई विच मीन्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ उनको वापस कंप्लीट करना पड़ा। और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, एंड यू विल अग्री विद मी दैट इफ यू लुक एट दैट, हमारी कंट्री से बाहर जाने की लोगों में बहुत एस्पिरेशन बहुत होती ज़्यादा है। है मैम, बहुत ज़्यादा। एवरी अदर डे आई गेट इंक्वायरी दैट स्टूडेंट्स आर आस्किंग दुबई में क्या चांसेस हैं, यूएस में क्या चांसेस हैं। तो उस केस में डेफिनेटली दिस इज, आई टोटली एग्री विद दैट। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी और अपनी जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन ली, मतलब अगर उनको कहीं बाहर भी ट्रैवल करना पड़ा तो वो बाहर ट्रैवल करके भी वो एजुकेशन लेते रहे, क्योंकि उनको ये लगा कि एजुकेशन इज द रियल थिंग फॉर सक्सेस काइंड ऑफ करके। और तब उनके ध्यान में ये चीज़ आई कि हम अपनी कंट्री के लिए भी क्यों ऐसी कोई रजिस्ट्री ना करें जहाँ से हमारे इंडिया के अंदर ही जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो वो लर्नर की रिकग्निशन और कंट्रीज में भी हो जाए जहां उनको वापस से जाकर अपनी पढ़ाई का अपग्रेडेशन नहीं करना पड़े और पैसे नहीं खर्च करने पड़े। तो यही एक ड्रीम लेकर उन्होंने आईसी रेप्स को अप्रोच किया और वहाँ पे उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर डाला कि जहाँ पे उनको ये था कि हम ये चाहेंगे कि इंडिया एज अ कंट्री भी आपकी एक मेंबर बने। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, एंड वो वहाँ से वो करने के बाद में वो इंडिया में आए। एंड थ्रू दिस मैं भी एक वेलनेस सेक्टर से ही बिलोंग करती हूँ, एंड इनफैक्ट इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग कि मैं कुछ समय पहले ही, मतलब ये रेप्स इंडिया का प्रपोजल आने से पहले ही, मैं किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ फिटनेस से रिलेटेड ही एसोसिएटेड थी जो ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से हम अपने बच्चों को बाहर रिकग्निशन दिला सकें। और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। 1 साल मैंने उनके साथ काम किया था स्पेशली यूके से रिलेटेड मार्केट का, बट वो चीज़ इतनी आसान नहीं थी और पॉसिबल नहीं थी जो है। लेकिन जब ये रेप्स इंडिया आया और मेरे सामने भी ये अपॉर्च्युनिटी आई तो मुझे लगा कि इट वाज लाइक यू सर्व समथिंग ऑन अ ड्रीम कम ट्रू, कि जहाँ पे हम अपनी कंट्री को भी उस इकोसिस्टम में लाके खड़ा कर सकते हैं। तो भी और कंट्री में भी काम कर पाए आईसी रेप्स के अंडर में करके। तो वो प्रोसेस इतना इजी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक फुल मेंबर बनने में हमें 1.5 से 2 साल लग गए, क्योंकि जब आप आईसी रेप्स पे एप्लीकेशन लगाते हैं, हमने भी अपनी इंडस्ट्री को रीच आउट किया जहाँ पे हम उनका भी फीडबैक ले रहे थे। ट्रेनर्स थे, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स थे, जिम्स थे, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारी स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल थी, उनकी सपोर्ट थी। तो ये सब सपोर्ट से हमने 1.5 साल की प्रोसेस के अंदर में अपना पूरा ये प्रोसेस किया और हम एक फुल स्टेटस मेंबर बन गए आईसी रेप्स का, जिसके इसमें भी बाद हमारी, फुल और हाफ स्टेटस रहता है क्या? देखिए वो प्रोविजनल स्टेटस ये रहता है कि जहाँ पर ये है कि मैं एक रजिस्ट्री तो बन गई हूँ, ठीक है, और मेरी एप्लीकेशन की प्रोसेस चल रही है, बट जब तक उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली मैं सारे एविडेंस डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर देती, मैं प्रोविजनल मेंबर रहती हूँ। और जब तक मैं प्रोविजनल मेंबर हूँ तब तक मेरी दूसरी कंट्रीज के साथ में पोर्टेबिलिटी के अरेंजमेंट साइन नहीं हो पाते हैं। ओके, ओके, गॉट इट। वो पोर्टेबिलिटी, सो मैम ये पोर्टेबिलिटी की आपने बात की, यस, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस। इसमें पोर्टेबिलिटी बहुत सुना है मैंने, बहुत ज़्यादा करेक्ट। सुनता हूँ कि रेप्स है तो पोर्टेबिलिटी है, रेप्स है तो कहीं भी पोर्टेबिलिटी है। तो व्हाट इज दिस पोर्टेबिलिटी? मतलब स्टूडेंट्स को इस पोर्टेबिलिटी का क्या बेनिफिट है? क्योंकि एक स्टूडेंट रेप्स रजिस्टर हो गया फुल स्टेटस के साथ जैसे आपने बताया, एंड देन दे गेट द पोर्टेबिलिटी। करेक्ट। तो पोर्टेबिलिटी क्या है, कैसे मिलती है, एंड व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दैट? पोर्टेबिलिटी हम बात करेंगे कि जैसे आईसी रेप्स मेंबर्स की इस समय में जो फुल स्टेटस कंट्रीज हैं वो 12 के करीब कंट्रीज हैं, और 4-5 कंट्रीज का और एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है। तो जब, जैसे कि आपको कहा कि ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हर कंट्री को अपने जो एजुकेशन नॉर्म्स होते हैं वो एटलीस्ट जो आईसी रेप्स के ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उससे अलाइन करने होते हैं, विच इज़ मिनिमम अलाइनमेंट, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी कंट्री के ओवर एंड अबव भी हो,
नॉर्म्स। तो मैं उसमें आपका एग्जांपल लूंगी, जब 2018 में हमने अपने आप को अलाइन किया और जब हम फुल स्टेटस मेंबर बन गए, तो हमको पोर्टेबिलिटी एग्रीमेंट साइन करने थे। अब जैसे आपने पोर्टेबिलिटी अग्री बोला, तो पोर्टेबिलिटी एग्रीमेंट ये होता है कि जहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने पोर्टेबिलिटी रेप्स यूएई के साथ में साइन करी और हमारी कैटेगरीज हैं जैसे जिम इंस्ट्रक्टर, पर्सनल ट्रेनर, पिलाटे टीचर, पिलाटे मैट, कॉम्प्रिहेंसिव, ग्रुप एक्स इंस्ट्रक्टर, तो वही कैटेगरी रेप्स यूएई के पास है। तो हमने जो पोर्टेबिलिटी होती है वो कैटेगरीज की होती है, पोर्टेबिलिटी जो होती है। तो जब हम यहाँ से पोर्टेबिलिटी देते हैं तो रेप्स यूएई को मालूम है कि अगर पर्सनल ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनर में पोर्ट हो रहा है वो, तो उसकी जो एजुकेशन रही होगी वो मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंप्लीट की गई है, जो आईसी रेप्स के स्टैंडर्ड्स है। और हमारी कंट्री में, रेप्स इंडिया में, हमारा ये, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हमारी एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड्स एसपीएफएल से भी अलाइंड है और आपकी ग्लोबल से भी अलाइंड है। तो जब मेंबर जो भी जाएगा वो पूरे अलाइनमेंट के साथ में वहाँ पोर्ट किया जाता है। तो रेप्स यूएई वहाँ पर उसको ये नहीं बोलता कि अब आप यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास जाइए और आप अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करिए या आप रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के थ्रू असेसमेंट दीजिए। तो वो एक स्मूथ पोर्टेबिलिटी होती है जो आपकी यहाँ से और वहाँ चली जाती है। यही स्टैंडर्ड यहाँ है, यही स्टैंडर्ड इंडिया में। एब्सोल्युटली। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल, लेकिन ये इंडिविजुअल कंट्रीज करती हैं, तो बोर्ड के बाद भी ये इंडिविजुअल कंट्रीज होती हैं जहाँ पे वो मैपिंग चेक करती हैं। तो सिर्फ बोर्ड ही नहीं करता है, उसके बाद इंडिविजुअल कंट्रीज भी देखती हैं। तो जैसे एग्जांपल था कि 2018 में जब ग्लोबल स्टैंडर्ड से, तो बिजनेस एक्यूमेन की इतनी बात नहीं होती थी। अब आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्री की बात भी करें तो पर्सनल ट्रेनिंग आ गया है। तो आज अगर हम जिम्स पे भी जाएंगे तो जिम्स भी एक तरीके से ये देखा जाएगा कि कौन सी ट्रेनर की पर्सनल ट्रेनिंग सबसे बढ़िया है। आप मानेंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स रेवेन्यू। तो एक जो बिजनेस एक्यूमेन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। बट 2018 में तब ये स्टैंडर्ड या यूनिट नहीं थी। तो जब हम ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर रहे थे, उनके पास ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड था। तो उन्होंने हमें बोला कि हम ये साइन तो कर लेंगे, लेकिन जब आपका मेंबर हमारे पास अगर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है तो हम उनको मेंबरशिप भी दे देंगे, लेकिन ये नॉर्म रहेगा कि विद इन 6 months to a year उनको ये जो बिजनेस एक्यूमन वाली यूनिट है इसको वहाँ के ट्रेनिंग प्रोवाइडर से पढ़कर कंप्लीट कर कर हमको सबमिट करनी होगी। तो फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि हम उसको अभी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, हम क्यों वेट करें। जब बाद में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रिवाइज हुए तो बिजनेस एक्यूमेन उसमें आ गया, क्योंकि ऐसे ही जो हमारा मदर बोर्ड है आईसी रेप्स, अब उसकी भी एक स्टैंडर्ड्स कमेटी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कमेटी। मैं भी उस कमेटी की एक मेंबर हूँ। तो हर थोड़े समय बाद, 2 या 3 साल के बाद, स्टैंडर्ड्स को रिव्यू किया जाता है कि क्या चेंजेस आ गए हैं, हमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, और जिस तरह से इंडस्ट्री मूव, जहाँ क्या ट्रेंड्स हैं मार्केट के, तो मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली आपके स्टैंडर्ड्स और सब चीज़ों को जो है वो बदला जाता है, रिव्यू किया जाता है, ट्वीक किया जाता है। तो इस तरह से पोर्टेबिलिटी एग्रीमेंट्स मैपिंग के बाद साइन किए जाते हैं और एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे वो पोर्टेबिलिटी बहुत ईजी और फिजिबल हो जाती है। बहुत ईजियर टू अंडरस्टैंड था ये। तो पोर्टेबिलिटी को बीच में मैं लाया, उसके बाद हम वापस से स्टोरी पे जाते हैं जहाँ पे अमजद सर ने रिक्वेस्ट किया था आईसी रेप्स को और इंडिया में रेप्स इंडिया लेके आए। हालांकि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ पॉडकास्ट विद हिम वेरी सून एंड दैट इज़ एन ऑनर फॉर मी। तो उसको कंटिन्यू करते हैं मैम कि क्या रहा फिर रेप्स इंडिया 2 साल बाद एक फुल स्टेटस लेके एक बॉडी बन गया, एंड देन हाउ देन उसके बाद आगे की जर्नी क्या थी उसमें? तो फिर धीरे धीरे जैसे कि वही ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स की एक्रेडिटेशन, क्योंकि ट्रेनिंग डिलीवरी कैसे रहेगी, विच मीन्स के ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स आपके साथ एसोसिएट होंगे। और ऐसा ही हुआ, हमारे पास में अच्छे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स आए। और देखिए, जब आप एक एक्रेडिटेशन के फ्रेमवर्क में जाते हैं ना, तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। ठीक है, उसकी लैंग्वेज को समझना, एक फ्रेमवर्क की लैंग्वेज को समझना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। वो वही समझ पाएगा जिसको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री होगी। करेक्ट। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि सिर्फ एक फिटनेस डोमेन नॉलेज इज ओके, बट एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर अगर मैं एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली खुद को क्वालिटी अश्योर करना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, सो एज रेप्स इंडिया वी नेवर थॉट कि वी नीड टू हैव
सो मैनी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, और वो पॉसिबल भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि हमें ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने अप्रोच नहीं किया, दे वांटेड टू डू इट, बट समहाउ क्या रहता था कि उन प्रोसेसेस के अकॉर्डिंगली अपने को ढालना, अपने को अपग्रेड करना कभी कभी चैलेंज बन सकता है। एंड इट इज़ नॉट वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन। आपको एक पूरी टीम चाहिए जहाँ पे आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तो मिल गए, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को भी तो अलाइन करेंगे। आप अपने आपका जो ट्रेनिंग डिलीवरी है, आपका लेसन प्लान है, आपने जो उसके लिए मैनुअल है, वो सब आपकी मैपिंग के साथ होनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ा। एज रेप्स इंडिया हम हमेशा स्लो रहे। वी ऑलवेज टॉक अबाउट क्वालिटी, इट्स नॉट क्वांटिटी, इट्स यही मैं क्वालिटी विच इज एक्चुअली फोकस इम्पॉर्टेंट। करता हूँ और देखता हूँ कि रेप्स बहुत सारी एकेडमीज है, रेप्स इंडिया कुड हैव 50 मोर, बट व्हाई ओनली चुनिंदा गिने हुए एंड बहुत ही लिमिटेड टू पीपल, और क्वालिटी मॉनिटरिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये अब मुझे समझ में आया कि व्हाई the agenda of having less partners and maintaining the quality is there, because अब हम as a partner देखते हैं ये चीज़ें, अब we see कि इतनी सब चीज़ें जो हम बिल्कुल taken for granted लेके चलते थे कि चलो ठीक है, हो गया, कोई नहीं, इतना कौन देखता है, ये ऐसे कौन समझता है, but now when every word and even the page number is getting monitored कि ये page 2 नहीं page 3 है, so now we see कि this is how the quality is. Even our instructors are bragging about that we are PD certified now, refs India के हम registered हैं, so this looks really good. तो इसी में मैम आगे कंटिन्यू करते हुए फिर रेप्स इंडिया के जब और पार्टनर्स हुए एंड वी आर लिमिटेड, सो हाउ रेप्स इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इयर्स इन इन अपकमिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के साथ, क्या आगे जो बिजनेस मॉडल है या हमारी अपकमिंग ईयर्स हैं उसमें कैसे काम करना चाहते हैं? तो रुद्र, आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि, और आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में होता है कि जब इंडस्ट्री में ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स आते हैं तो उनके साथ कभी कभी बहुत यंग लोग जुड़े होते हैं। तो हमने क्या देखा कि वो जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, जी। वो धीरे धीरे उन्होंने देखा, उन्होंने सीखा अपने सीनियर्स से, और फिर वो धीरे धीरे अपनी अकेडमीज में भी आने लग गए। हाँ, So, बिल्कुल। as Reps India, we are actually seeing कि people are coming now. We have more training providers in pipeline who are coming with a माइंड फ्रेम कि जहाँ उन्हें पता है कि उन्हें ये क्वालिटी अश्योरेंस की प्रोसेसेस करनी है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत लोग, जैसे मैंने मेंशन किया, कि वो कहीं अगर ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि अब वो ज़िंदगी के अंदर खुद भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो अपने इंडिपेंडेंट सेटअप्स में जाने लगे, जहाँ उन्होंने ऑलरेडी देखा था कि एक क्या वैल्यू ऐड उनको मिलता है। So we see those people also coming back to us. Now talking about, as you were talking about the training provider का एक business aspect, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए देखें, तो अगर वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा होता है तो रेफरेंस से ही उसके पास और लोग आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन में मतलब क्या है कि आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप उसे क्वालिफाइड बना रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई जना सिर्फ सर्टिफिकेट लेकर चला जाएगा, लेकिन जब वो बाहर जाके सिस्टम में काम करेगा, तभी पता चल जाएगा कि वो एक क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड है कि नहीं। एक सर्टिफिकेट मेरे को वैल्यू नहीं करता, मैं उसको कैसे जाके अपनी जो मैंने सीखा है, और मैंने अगर वो वाकई सीखा है, तभी मैं जाकर वो अपने क्लाइंट्स को दे पाऊंगी चीज़ें। ठीक बात है। और एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के लिए एक बिजनेस मॉडल में और अपॉर्चुनिटीज इसलिए खुलती हैं कि एज अ रजिस्ट्री, और ये सिर्फ रेप्स इंडिया नहीं है, ये सारे रेप्स रजिस्टर्स का नॉर्म होता है जिसको हम कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो उसमें राइट। क्या है कि सीपीडी सीपीडी बोलते हैं कि जब आपको हर साल में मेंबरशिप रिन्यू करना होता है, तो आपको सीपीडी पॉइंट्स लाने होते हैं। अब मैं यहाँ पर भी आपको इक्वेट करके बताती हूँ। आप देखिए, आप डॉक्टर्स हैं, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा और देखा होगा कि सीएमई प्रोग्राम्स होते हैं, कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स। राइट। तो डॉक्टर्स इतनी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो कंटिन्यूअसली अपने प्रोफेशन में वो सीएमईज अटेंड करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो किस लिए करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि जब वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रहते हैं, तो वो भी कंटिन्यूअसली जो भी कुछ नया आया है, मान लीजिए बिल्कुल। कोई नई दवाइयाँ आई हैं, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। तरह की चीज़ें आई हैं, तो वो एक
बेस तो आपने हमेशा आपके पास रहता है, लेकिन राइट, एक जिसको हम एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। जी अब बिल्कुल, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ लिया, वो तो आपने पढ़ ही लिया। बिल्कुल, अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ नहीं बदलने वाला है, राइट, बिल्कुल ठीक बात है। बट जो चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री है, मार्केट है, नई राइट, चीजें हैं जो आ रही होती हैं, वो बदलने लाइक लगती हैं। किसी को प्रेगनेंसी में कैसे ट्रेनिंग करवानी है, किसी कोई इंसान डायबिटिक है, उसको क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करवाना है, ऑल ऑफ दैट डेफिनिटली आई रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन करते रहिए, बट दे सी दिस फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट कि इट्स अ बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग। हमें जो एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन थी वो मिल गई, नाउ वी आर सर्टिफाइड, वी आर डूइंग गुड, वी आर अर्निंग मनी, व्हाई वी हैव टू स्पेंड अनदर मोर। तो ये मैसेज जो आपने दिया कि डॉक्टर्स भी सीएमई प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, दिस गिव्स अ वेरी गुड मैसेज टू ऑल द पर्सनल ट्रेनर्स who are already certified that you should look for CPD courses, you should look for more upgradations, and you should look for Reps India membership to actually have a qualification in your hand. And like मैम, एक छोटा सा और इसमें सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि एक फुल लेंथ प्रोग्राम और एक आरपीएल में डिफरेंस क्या है। तो एक अगर शॉर्ट में हम बताना चाहें ऑडियंस को तो कैसे बताएंगे आप? देखिए, एक फुल प्रोग्राम, इसके 2-3 तरीके हम कर सकते हैं फुल प्रोग्राम। एक तो हम बात करते हैं कि जहाँ पर मैं डायरेक्टली इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती हूँ, ठीक है? और कई बार हमने ये भी देखा है, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट इंडिया में हमारे एकेडेमिया के ऊपर पे हमेशा फोकस रहता है। फॉर एग्जांपल, कि जहाँ पे हर माँ-बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब पे जाए। वोकेशनल फ्रेमवर्क भी एक बहुत बढ़िया फ्रेम, एक कंट्री का एग्जांपल लूँगी, चाइना। राइट, आप देखिए, और अभी आप हमारी कंट्री में भी देखिए, हमारा जो एनसीवीटी का फ्रेमवर्क है और जो हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर भी उन्होंने वोकेशनल फ्रेमवर्क को साइड बाय साइड मैप कर दिया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकेडेमिया के साथ वोकेशनल स्किल्स भी सीखते चले जाइए। बहुत सारे लोग स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के ही आपका वो होता है, बट आपको बेसिक लिटरेसी तो आनी ही चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन तो आना ही चाहिए, बट आपके पास और भी एवेन्यूज़ खुले हुए हैं। तो स्कूल ड्रॉप आउट है, या मान लीजिए ऐसे भी लोग हैं जो 12th के बाद सोचते हैं कि मैं तो ये वाला करियर वोकेशनल में जाना चाहता हूँ। जैसे पहले मैं आईटीआईज़ हुआ करती थी, जो है, राइट, राइट। ठीक है? और लोग वहाँ कोर्सेज़ किया करते थे। पहले एक कंप्यूटर का बड़ा आया था एनआईआईटी, एग्ज़ैक्टली, तो वोकेशनल कोर्सेज करते थे जबकि करेक्ट, साथ साथ पढ़ भी रहे होते थे, डेफिनेटली। करेक्ट। तो फुल एजुकेशन में वो लोग आते हैं जिनको बिल्कुल इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होती और वो करना चाहते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि जहाँ पे मान लीजिए कुछ लोग अपनी फैमिली से सीखे हुए आ रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट पर आते हैं और उस पे भी डिपेंड करेगा अपने ऊपर कि या तो मैं सर्टिफिकेट चाहती हूँ सिर्फ, और या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं एक फुल कोर्स को साइंटिफिक तरीके से सीख लूँ। तो वो एक तरीका हो गया कि जहाँ मैं फुल कोर्स करना चाहती हूँ। अब हम आरपीएल पे आते हैं, जिसको आप रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग कहते हैं। आरपीएल भी दोनों तरीके से आ सकती है। एक तरीका कि जहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, छोटी-मोटी या वैसे ही, लेकिन अब मैंने फील्ड में काम भी कर रखा है, तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, वो कहीं से मैप्ड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में, और मैं सीखते-सीखते भी सीख गई हूँ, काम करते-करते। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्रॉपर कोई रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली अपने को अपग्रेड करना चाहती हूँ। तो उसमें मेरे पास, मैं एक ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास जाती हूँ, जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि मैं आरपीएल के वाया, अब आरपीएल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पूरी पढ़ाई नहीं होती है। वहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक, जैसे मैं आई हूँ और मैं आपको बोल रही हूँ कि अरे मुझे आता है सब कुछ, तो आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे चलिए हम, हमारा 1 वीक या 8 डेज़ का प्रोग्राम है, जहाँ पे 3 या 4 दिन मैं आपको ओरिएंट करूँगा। जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जब आपकी असेसमेंट ली जाएगी तो ये चीज़ें हैं। तो क्या आपको ये सब चीज़ें आती हैं? अब ये मेरी सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है? जब मैं वो सब चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे! अब मैं इस पे पेपर दूँगी तो मैं पेपर दे पाऊँगी? तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरी प्रायर लर्निंग थी, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो आपने एज़ अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि अरे मैं लर्निंग लेकर आई हूँ, चाहे मैं वो फॉर्मल से लेके आई हूँ सर्टिफाइड, चाहे वो मैं इनफॉर्मल से आई हूँ, जहाँ पे मेरे पास अपनी, मैं सीख-सीख के, अपने आप सीख-सीख के काम करते-करते आई हूँ।
तो वहाँ पर, और मैं ये भी उस एक आप उसको गैप मैपिंग भी कह सकते हैं। तो मैं आपको एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर, आपके पास अनदर स्कोप है कि जहाँ पर आप ये देखते हैं, जब आप उससे बातचीत करते हैं तो आप समझते हैं कि 100% में से इसको 50% मालूम है, लेकिन 50% नहीं आता। तो उसको हम स्किल गैप ट्रेनिंग कहते हैं। तो बजाय कि फुल कोर्स के आप मेरे को वो क्लासेस के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो दिस इज एन असेसमेंट बिटवीन यू एंड मी। मैं जो कि एक अपग्रेडेशन चाह रही हूँ, और यू एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर। तो दोनों ही केसेस में अगर मैं फुली तैयार हूँ तो आप मेरी थियोरी असेसमेंट लेंगे, और फिर आप मेरी प्रॉपर प्रैक्टिकल असेसमेंट लेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर फॉरगेट कि प्रैक्टिकल असेसमेंट और प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Most important actually. Why? Because in the end you are dealing with a human body. So this profession today, I think it's a very sought after profession. हर कोई वेलनेस की बात करता है। आप देखिए, जब भी आप किसी से सबसे पहले मिलते हैं, आपका क्या होता है? आप पतले हो गए हो, आप मोटे हो गए हो, आप ऐसे लग रहे हो। आई थिंक आप बाकी सब चीजें बाद में करते हो। जो आपका एक लुक होता है, किसी को देख के अगर आप सालों में, अरे आपने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया यार, अरे आप बहुत बड़े पतले हो गए, फिट लग बड़े रहे हो। फिट लग रहे हो, यू नो, दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स राइट टू योर माइंड। राइट, बिल्कुल ठीक So बात I है। think the role of fitness professionals here become very very important. और जहाँ ये बात करते हैं कि फुल कोर्स कौन करते हैं, वी हैव एग्जांपल्स इन द इंडस्ट्री कि जहाँ पर दूसरे प्रोफेशन से लोग, वेरी स्मार्ट पीपल who probably had been engineers, had been bankers, IT IT people people, वो लोग इस लाइन में आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं मैम। दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव नोटेड फ्रॉम द पास्ट 2 years। पीपल आर लीविंग, मतलब MBA करके अच्छा प्ले मार्केटिंग हेड लगे हुए हैं, बट दे आर लाइक आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस कॉर्पोरेट टॉक्सिक कल्चर, एंड दे लिटरली प्लान टू स्विच देयर करियर from a very good pay scale. I mean, people are looking so much for the peace of mind. अपने peace of mind के लिए they are ready to switch their career completely, and fitness career is the first preference they have. So this is becoming, अब लोग पूछते हैं कितना ट्रेंडिंग है, तो इतना ट्रेंडिंग है कि you a person working in a corporate sector at a very good post, having lakhs of salaries a month, even a government person who is working in a government sector having lakhs of salaries, switching their career to fitness as a first preference. ये है ट्रेंड। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेंड। अब लोग पूछते हैं पिछले 5 साल में क्या हुआ, ये हुआ, अगले 5 साल में क्या होगा, यू कैन इमेजिन वेयर द ग्राफ विल गो। Absolutely, like when you said कि स्पेशली स्कोप कहाँ से, सिर्फ हम अ, इस केस में ये नहीं बोलते कि आपका प्री पोस्ट नेटल हो गया या इंजरी हो गया या रीहैब के अंदर में आपको ज़रूरत पड़ती है। लुक एट आवर कंट्री, वी आर नंबर 1 इन चाइल्डहुड ओबेसिटी। सो अ ट्रेनर इज रिक्वायर्ड राइट फ्रॉम द टाइम जब एक बच्चा 5 साल का हो जाता है, यू नो। आप वहाँ से देखिए कि हमारे किस तरफ से, क्यों पहले हम खेलते थे, अब हम सारा समय, हम बच्चे जो होते हैं वो आईपैड या फ़ोन पे होते हैं। सो वेयर इज़ द एक्टिविटी? तो वहाँ पे भी प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। और जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपने एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन तो कर लिया, बट वो इनफ नहीं है। आपकी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में अगर आप ऐसे स्पेशल पॉपुलेशंस के साथ या डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में काम करना चाहते हैं, जिसमें बचपना आ गया, एडोलेसेंस आ गया, ओल्ड एज आ गया, यूथ आ गया, प्री पोस्ट नेटल आ गया जो है, स्पेशल एबिलिटीज आ गया, तो आपके पास में वो रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए ओवर एंड अबव योर बेसिक क्वालिफिकेशन। सो दिस इज योर लाइफ टाइम लर्निंग विच शुड कीप ऑन गोइंग। सवाल तो मैम बहुत सारे हैं, नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होंगे, एंड द डिस्कशन विद यू इज ऑलवेज ऑलवेज यू नो एन ऑनरेबल एंड एंजॉयबल डिस्कशन। सो स्टिल मैं चाहता हूं कि हमारे पॉडकास्ट का एक नहीं कई एपिसोड्स हों जिसमें जितने भी मेरे सवाल जो स्टूडेंट्स के थ्रू आते हैं वो मैं आपसे पूछूं, एंड आप उनको और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाएँ चीज़ों को, क्योंकि फ़िटनेस इंडस्ट्री का जितना एक्सपोज़र और स्कोप आपने देखा है, तो आई गेस यू आर द राइट पर्सन टू गाइड पीपल इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ सिस्टमाइज़्ड, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई कहीं भी जाके एजुकेशन ले रहा है, कैसी भी एजुकेशन ले रहा है।
तो ये जो सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसमें सब कुछ अलाइंड है, गाइडलाइंस के थ्रू है, मैं चाहता हूँ इंडस्ट्री इसी अलाइंड मैनर में हर स्टूडेंट को पढ़ाए। बिकॉज़ कहाँ पे भी स्टूडेंट पढ़ेगा, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी की, हर एक स्कूल की एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जिससे उनको मैंडेटरी अलाइनमेंट करना पड़ता है। वो अलाइनमेंट अभी यहाँ पर इस इंडस्ट्री में हर ट्रेनिंग पार्टनर के पास नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी क्लैरिटी लेने के बाद, ये पॉडकास्ट करने के बाद, एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि हम एक और पॉडकास्ट करें जिसमें और फर्दर मेरे क्वेश्चंस हो, मैं थोड़ा और परेशान करूँ आपको। तो आज के लिए हम ऑडियंस के लिए यहाँ रैप अप करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। सेम हियर मैम, इट्स एन ऑनर। थैंक यू। आज का पॉडकास्ट बहुत ही क्लैरिटी देने वाला था, जिसमें आपको मोस्टली जितने सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं उन सब की 70% ऑफ द क्लैरिटी तो मिली होगी। और पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे और आपको और क्लैरिटी देते रहेंगे, ताकि जितने स्टूडेंट्स काउंसलिंग के दौरान ऐसे सवाल करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, उन सब की क्लैरिटी आपको इन पॉडकास्ट के थ्रू मिलेगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, मेरे साथ, इन पॉडकास्ट से अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें और अपना सही कोर्स और एक अलाइंड प्रोग्राम चुनें और इंडस्ट्री में एज एन एलीट काम करें। सो मैं रुद्रा राजपूत लेके आता रहूंगा आपके लिए ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।